आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी इमेजिनेशन चैलेंज के साथ। अब अगले 10 सेकंड तक आपको वो सिनेरियोज इमेजिन करने हैं जो मैं आपको टेली करती जाऊं। सपोज करो आपके हाथ में आपका फोन है, बट फॉर अ चेंज उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। अब आप सोचोगे कि अगर कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है तो वो कंट्रोल है किसके हाथ में। अब इस सवाल का जवाब तो आप ही दे सकते हो, क्योंकि शायद अभी थोड़ी देर पहले आपके पास इंस्टाग्राम की साइट से एक नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन था एक अलर्ट का, दैट सेज न्यू लॉगिन डिटेक्टेड फ्रॉम एन अननोन लोकेशन। नाउ आंसर टू माय क्वेश्चन, कितने लोगों ने उस अलर्ट को सीरियसली लिया था? अभी तक कुछ ने तो देखा भी नहीं हुआ होगा, राइट? और ये सोच के बताओ कि कितने लोग इस अलर्ट के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेते हैं या क्या सोच रखते हैं इसके बारे में। जहां तक मैंने देखा है, ज्यादातर लोग करते हैं कि वो उस अलर्ट मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। सोचते हैं कि मैंने किसी डिवाइस से लॉगिन कर लिया होगा और उसी का अलर्ट मैसेज अब आया है, और उस नोटिफिकेशन को डिसमिस कर जाते हैं एंड देन लाइफ गोज ऑन। बट अगर क्या हो थोड़ी देर बाद जीमेल पर भी एक अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाए दैट योर अकाउंट वाज एक्सेस्ड फ्रॉम अ न्यू डिवाइस। अब यहाँ पे थोड़ा कंसर्निंग फील होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब इंस्टाग्राम नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, जिससे आपको ज्यादा फर्क ना पड़ रहा हो। ये जीमेल की बात हो रही है, यहाँ जीमेल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। एंड जब हम जीमेल की बात करते हैं तो फीलिंग थोड़ी अलग सी हो ही जाती है, क्योंकि हमें पता है जीमेल सिर्फ एक ईमेल नहीं है। जीमेल एक घर की मास्टर की तरह है, जिस मास्टर की से घर का हर एक लॉक ओपन किया जा सकता है, चाहे वो डोर का हो चाहे वो लॉकर हो। और जो ओनर है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके घर की मास्टर की किसी और के हाथ में चली जाए। जस्ट लाइक दैट, जीमेल इज द मास्टर की ऑफ आवर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल आइडेंटिटी, राइट? हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी डिजिटल एसेट्स की जो मास्टर की है वो किसी और के हाथ में चली जाए, या उसके एक्सेस कोई और ले ले और उससे कोई भी एक्शन परफॉर्म कर जाए। बट ऐसा अलर्ट मैसेज आने के बाद भी हम लोग क्या सोचते हैं कि हम इसके खिलाफ एक्शन कर लेंगे, हम इसके बारे में कल सोचेंगे, और फिर अगला दिन भी आ जाता है। पर अगला दिन आता है बट एक और प्रॉब्लम के साथ। अब आपको रियलाइज होता है कि आज आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, जिसकी डेडलाइन में सिर्फ 10 मिनट्स बाकी है। आप जल्दी जल्दी से अपना लैपटॉप ओपन करते हो और सिस्टम बूट होते ही आप अपनी स्क्रीन पर देखते हो कि कुछ वियर्ड फाइल्स हैं जो कि आपने कभी अपने सिस्टम पे डाली ही नहीं थी। बट आप इतना पैनिक हो रहे होते हैं ना उस मोमेंट पे कि उसको इग्नोर कर जाते हो और अपने प्रोजेक्ट फाइल को ओपन करने का ट्राई करते हो। बट प्रोजेक्ट फाइल ओपन होने की जगह आपको आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता नजर आता है, योर फाइल्स हैव बीन एन्क्रिप्टेड, पे रैंसम टू रिकवर योर फाइल्स। अब यहाँ पर ना बहुत ज्यादा पैनिक पहले से ही था बंदा, अब उसको और पैनिक हो जाता है। पैनिक इस बात का नहीं होता कि उसके सिस्टम में कोई टेक्निकल इशू आ गया है, उसके दिमाग में बहुत तरीके के क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि अब उसके असाइनमेंट का क्या होगा या उसकी प्रोजेक्ट का क्या होगा, उसकी इतने महीने की जो मेहनत थी उसका क्या होगा, वो डेडलाइन खत्म होने वाली है, डेडलाइन पे अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाया, अब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता होता कि ऐसे अटैक्स डेली लाइफ में एग्जिस्ट भी करते हैं। हमें सब पता रहता है, हम न्यूज चैनल्स के थ्रू देखते हैं, हम सोशल मीडिया पर सुनते हैं, किसी फ्रेंड का अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो किसी कंपनी का डेटा ब्रीच हो जाता है, कभी कभी तो किसी स्टूडेंट का लैपटॉप रेंसमवेयर का शिकार हो जाता है। हम ये सब देखते हैं, लेकिन जब तक प्रॉब्लम किसी और की होती है तो हम उसे इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन समझते हैं, और इतना सोचकर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम खुद विक्टिम बनते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि अगर उस मोमेंट पे हमने कुछ सीख लिया होता या कुछ काउंटर मेजर के बारे में पढ़ लिया होता तो शायद आज हम इस अटैक के विक्टिम न बने होते। बट उस मोमेंट पे हम कुछ नहीं कर सकते सफर करने के अलावा, क्योंकि प्रॉब्लम अब हमारे सामने खड़ी होती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर सिर्फ अटैक होने के बाद हम रिएक्ट करते हैं तो हम शायद बहुत ज्यादा लेट नहीं हो गए। क्या हर इंसान हमारी तरह सोचता होगा, या जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में अपॉइंटेड हैं, उनको एम्प्लॉयड किया गया है, वो भी हमारी तरह ही सोचते होंगे? जब वो भी इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करते होंगे क्या वो भी हमारी तरह सोचते होंगे, या उनकी थिंकिंग कुछ अलग तरीके से काम करती होगी? डेफिनेटली उनकी थिंकिंग हमसे 1000 गुना अच्छी होती है, क्योंकि जब प्रॉब्लम उनके सामने आती है वो ये नहीं सोचते कि हमारे असाइनमेंट का क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट का क्या होगा। उनका पहला क्वेश्चन ही ये होता है कि हमारी सिस्टम की वीकनेस क्या थी, अटैकर का एंट्री पॉइंट क्या था, ऐसी क्या वीकनेस थी जिसको एक्सप्लॉइट किया गया और उनके सिस्टम का एक्सेस किसी अनऑथराइज पर्सन को मिला। अगर ये वीकनेस थी या किसी अनऑथराइज पर्सन ने एक्सेस लेने का ट्राई किया था, सिस्टम डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया, कोई अलर्ट मैसेज जनरेट क्यों नहीं हुआ। और इसी माइंडसेट को समझने के लिए हम कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू श्री इन्फोसेक वर्ल्ड। मैं हूं साक्षी और इस सीरीज में हम फाउंडेशन से एडवांस टॉपिक तक सब कवर करेंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक मैं भी कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों में से एक थी। मेरे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, मेरे पास नोट्स भी थे, मेरे पास वीडियोस भी थे, और जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करती थी उतने ज़्यादा मेरे को रिसोर्सेज मिलते थे। हमारे पास तो चैट जीपीटी भी होता है, रिसोर्सेज की कोई कमी ही नहीं है हमारे पास। बट हमारे पास प्रॉब्लम है डायरेक्शन की। मेरी भी डायरेक्शन का इशू था, एंड मुझे अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही ये चीज़ समझ आई कि जो सिक्योरिटी प्लस एग्जाम है ना, वो सिर्फ उसे क्लियर करने के बारे में नहीं है, ये हमें सिस्टम्स को, रिस्क को, अटैक्स को नई पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करना सिखाता है।
इस सीरीज में हम वही पर्सपेक्टिव डेवलप करेंगे, सिंपल लैंग्वेज, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल सिचुएशन के थ्रू। अभी तक जो हम सिनेरियोस इमेजिन कर रहे थे उसमें हम एक स्टूडेंट की सिचुएशन लेकर चल रहे थे, जो कि इंडिविजुअल लेवल की बात हो रही थी। बट अगर इसी अटैक को थोड़ा स्केल अप किया जाए कि किसी स्टूडेंट की अटैक स्टोरी ना होकर किसी एक बहुत बड़ी कंपनी का अटैक स्टोरी हो जाए, तो तब भी क्या इम्पैक्ट इसी तरीके का होगा? चलो देखते हैं। मंडे मॉर्निंग है और आज एम्प्लॉइज अपने ऑफिस पहुंचते हैं। सिस्टम में लॉगिन करने का ट्राई करते हैं पर अपने सिस्टम पर लॉगिन कर नहीं पाते हैं। कस्टमर सपोर्ट टीम कस्टमर रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहती है पर एक्सेस कर नहीं पा रही है। ऑर्डर प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, वेबसाइट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है और जो कस्टमर्स हैं वो सोशल मीडिया पे जाकर कंप्लेन कर रहे हैं। डिफरेंस यहाँ पे स्केल का नहीं है। स्टूडेंट के केस में भी प्रोजेक्ट रुक गया था अटैक की वजह से, और यहाँ पर कंपनी के केस में पूरा बिजनेस रुकना स्टार्ट हो चुका है। एम्प्लॉइज का काम इफेक्ट हो रहा है, कस्टमर इफेक्ट हो रहे हैं, रेवेन्यू को इफेक्ट हो रहा है और धीरे धीरे कंपनी की रेपुटेशन भी इफेक्ट हो रही है। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं है। साइबर सिक्योरिटी उन सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के बारे में है जिन पर नॉर्मल पीपल अपनी सर्विसेज या बिजनेसेस के लिए डेली डिपेंड करते हैं। क्योंकि जितना बड़ा सिस्टम होगा, एक सक्सेसफुल अटैक उतना ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़कर जाएगा। यहाँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो जाता है। अगर एक कॉम्प्रोमाइज अकाउंट एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट रिस्क में डाल सकता है और एक सक्सेसफुल अटैक एक पूरी कंपनी की ऑपरेशन को इफेक्ट कर सकता है, तो जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वेट करती रहती हैं कि कब अटैक हो और वो रिएक्ट करना स्टार्ट करे? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली में साइबर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा काम अटैक होने के बाद नहीं होता, वो अटैक होने से पहले हो जाता है। मान लो किसी अटैकर को आपका पासवर्ड मिल गया, कि इसका मतलब ये है कि वो सीधा अकाउंट में घुस जाएगा? ये जरूरी तो नहीं है। यहाँ पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे सिक्योरिटी लेयर्स काम आती हैं, ताकि जो पासवर्ड के साथ एक वेरिफिकेशन लेयर है वो अप्लाई की जा सके। अगर अटैकर हमारे अकाउंट के पासवर्ड को रीच कर भी गया तो एक सिक्योरिटी लेयर वहां पे प्रेजेंट रहेगी एज अ बैरियर। अब मान लो वो अटैकर किसी ना किसी तरीके से सिस्टम के अंदर आ गया, अब उसको जितना भी बड़ा सिस्टम है हमारा, उसमें जितना डेटा पड़ा हुआ है, क्या उसकी सारी एक्सेस प्रोवाइड हो जाती है? नहीं होगी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कंट्रोल यूज कर रही होती है। एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि जिस यूजर को जितनी एक्सेस दी जानी होती है, जितना उसको जरूरी है अपना काम करने के लिए, सिर्फ उतनी ही एक्सेस दी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं दी जाएगी। और अगर अटैकर किसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तक पहुंच भी जाए तो ऑर्गेनाइजेशन इंक्रिप्शन प्रोसेस यूज करती हैं, जिसमें जो आपका प्लेन टेक्स्ट है उसको एक अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि अगर कोई अटैकर उस तक रीच भी कर जाए तो वो जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है उसको वेस्ट लगे, वो उसको समझ ही ना पाए। लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ बैरियर्स लगाने का नाम नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी कर रही होती हैं, लॉगिन अटेम्प्ट्स, अलर्ट्स, अनयूजुअल एक्टिविटीज, सस्पिशियस बिहेवियर, ताकि अगर कुछ एबनॉर्मल हो रहा हो तो उसे जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सके। और अगर अटैक फिर भी सक्सेसफुल हो जाए तब रिकवरी का फेज आ जाता है, लाइक बैकअप्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, इन्वेस्टिगेशन एंड फ्यूचर प्रिवेंशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल ऑपरेशन में वापस आ सके और फ्यूचर में सेम मिस्टेक रिपीट ना हो। आपने हमेशा सुना होगा जो हिस्ट्री है वो आपको सिर्फ एक चीज सिखाती है कि जो पास्ट में मिस्टेक हुई है वो आप आगे जाके रिपीट ना करो। और अगर आप पास्ट की मिस्टेक को देखकर, उसे समझकर, उसके इवन काउंटर मीजर्स को देखकर वो रिपीट कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं हो सकता। इसीलिए फ्यूचर प्रिवेंशन एक पूरा का पूरा पार्ट होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जिसमें वो इंश्योर करते हैं कि अभी तक जो सिस्टम में ये प्रॉब्लम आई थी इसका सॉल्यूशन ये है, और इस तरीके से हम अपने सिस्टम को इस वल्नरेबिलिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमने अभी तक की जर्नी में कोई भी हैकिंग टूल डिस्कस ही नहीं किया है, बट स्टिल हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का कोर सिर्फ अटैक्स को समझना नहीं होता। साइबर सिक्योरिटी का कोर होता है रिस्क रिड्यूस कर देना, डैमेज को लिमिट कर देना और सिस्टम को इतना रेजिलिएंट बना देना कि अटैक पूरी स्टोरी का दी एंड ना बन जाए। अब एक क्वेश्चन का आंसर देना, आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी कौन यूज कर रहा है आज के टाइम में? स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, गेमर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, कौन करता है? वेल, अगर मैं इस चीज का आंसर दूं तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सब, हम सब इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हैं कि हमसे ज्यादा कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा होता। अब अगर मैं अपने ही घर का एग्जांपल देना स्टार्ट करूं तो मेरी दादी की सुबह कॉल से स्टार्ट होती है, मेरे पेरेंट्स बैंकिंग एप्स और ऑनलाइन पेमेंट्स यूज करते हैं, इवन अलार्म्स भी यूज करते हैं। उनका दिन अलार्म से स्टार्ट होता है, अगर अलार्म ना बजे तो वो भी थोड़ा लेट ही उठेंगे हमारी तरह। मेरा छोटा भाई अपना दिन गेम से स्टार्ट करता है अगर वो हॉलीडे पर है। और अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो फोन अनलॉक किए बिना भी मैं सारी नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर जाती हूँ। इससे पता क्या समझ आता है कि सारी जनरेशन अलग हो सकती है लेकिन सबकी डिपेंडेंसी एक ही चीज पर है, डिजिटल टेक्नोलॉजी। और इसी वजह से साइबर अटैक सिर्फ कंपनीज को इफेक्ट नहीं करते, वो नॉर्मल यूजर्स को अपना टारगेट बनाते हैं। कभी फिशिंग लिंक के साथ तो कभी फेक ऐप के थ्रू, कभी फेक पासवर्ड की वजह से, कभी सोशल इंजीनियरिंग की वजह से। और कई बार अटैकर्स को सोफिस्टिकेटेड हैकिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती, कई बार इजीएस्ट टारगेट ही नफ होता है। अब सोचो अगर कल सुबह आपका ईमेल कॉम्प्रोमाइज हो जाए
या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इनएक्सेसिबल हो जाए या ऑनलाइन बैंकिंग टेम्पररीली अनअवेलेबल हो जाए, तो इम्पैक्ट कितना होगा, लाइक उस मोमेंट पे कितने हैवी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और इसीलिए साइबर सिक्योरिटी सिर्फ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, मेरे अकॉर्डिंग एक नॉर्मल पर्सन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड उसको उसके बारे में एक्चुअली नॉलेज भी गेन करनी चाहिए, इवन दो उसको इस फील्ड में एंटर नहीं करना एज अ करियर पॉइंट, फिर भी बेसिक नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए। डिजिटल डिवाइस यूज करोगे तो सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। आप घर में रहना पसंद करते हो तो घर के लिए भी तो सेफ्टी मेजर्स इंश्योर करते हो ना, घर के बाहर जाने से पहले ताला लगाते हो, सीसीटीवी लगाते हो, गार्ड को बैठा देते हो। जस्ट लाइक दैट अगर अपना सारा डेटा एक डिजिटल डिवाइस पे स्टोर करोगे या क्लाउड स्टोरेज पे डालोगे, तो उसके लिए भी सेफ्टी मेजर्स लेना जरूरी है। और सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, किस तरीके से इंप्लीमेंट किए जाते हैं, ये समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कह देना कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को ही साइबर सिक्योरिटी सीखनी चाहिए, ये एनफ नहीं होता। जो नॉर्मल पर्सन है उन्हें भी सीखनी चाहिए। और आपने ये चीज भी ऑब्जर्व किया, ऑर्गेनाइजेशंस को आज सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही नहीं चाहिए, उन्हें ऐसे प्रोफेशनल्स भी चाहिए जो सिस्टम को सिक्योर रख सके। और यही वजह है कि साइबर सिक्योरिटी रैपिडली ग्रो करने वाली फील्ड में से एक मानी जाती है। लेकिन इस सीरीज का गोल सिर्फ करियर अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करना तो नहीं है, गोल है पहले फाउंडेशन समझना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बिना एडवांस टॉपिक सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड ही लगेंगे। मैं एक चीज पहले से ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब मैं बोलती हूँ कि ये सीरीज सिर्फ बिगनर्स के लिए है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी बिगनर और टेक्नोलॉजी बिगनर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आपने कभी टीसीपी आईपी सुना है या आईपी एड्रेसेस को देखा है, पोर्ट्स के बारे में बेसिक आइडिया है या डीएनएस का नाम सुना है या नेटवर्किंग की बेसिक टर्म्स से आप फेमिलियर हो, तो आप इस जर्नी के लिए बहुत अच्छी पोजीशन पर हो। और अगर कुछ टॉपिक्स में आपको वीक फील होता है, तो उसकी भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में एक चीज बहुत अच्छी होती है कि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, लाइक नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रिप्टोग्राफी, आइडेंटिटी, क्लाउड, रिस्क, ये इतना ज्यादा कनेक्टेड होता है कि सब ग्रेजुअली कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम एक स्ट्रक्चर्ड पाथ फॉलो करेंगे, लाइक स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन से, और फिर ग्रेजुअली एडवांस टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे, ताकि जब आप किसी सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट को देखो तो वो कोई रैंडम टर्म ना लगे, बल्कि एक बिगर पिक्चर का छोटा सा पार्ट लगे। अच्छा, एक चीज बताओ कि जो साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट है जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि रिसोर्सेज की इंटरनेट पे कमी नहीं है, रिसोर्सेज इतने सारे हैं कि रिसोर्सेज का इतना सारा होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट उन रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करना भी आना चाहिए हमें। पहली बात, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। लाइक हमें नेटवर्किंग के बेसिक्स पता होने चाहिए, हमें रेंडमली किसी वीडियो की तरफ नहीं भागना चाहिए। नेटवर्किंग की बेसिक चीजों का हमें आइडिया होना चाहिए, टीसीपी आईपी, डीएनएस, पोर्ट्स, मतलब कि हमारे पास रिसोर्सेज में एआईस भी हैं, लाइक हमारे पास चैट जीपीटी है, हैकर एआई है, हमें इनका यूज करना सही से आना चाहिए। अब जैसे कि चैट जीपीटी है, मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे बेसिकली वही कॉन्सेप्ट जाके उससे बोलना चाहिए कि मुझे बेसिक टर्म्स में, या फिर मुझे इस तरीके से समझ में आता है, मुझे इस तरीके से इस चीज को समझा दो, तो ऑब्वियसली बात है वो आपको बहुत ही इजीएस्ट वे में समझा देगा, राइट। और हम उसका यूज करके बहुत सारे कॉम्पिटेटिव सिक्योरिटी प्लस लेवल के क्वेश्चन आंसर्स भी जनरेट करा सकते हैं, जिनको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्री रिसोर्सेज में आपको जरूरी नहीं है कि जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो भी मिल जाए। बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पर आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे पोर्टल्स ऐसे हैं जो भी पेड होते हैं और आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दी मनी इशू। तो आप जाके चैटजीपीटी को यूज करो, भरपूर यूज करो, अच्छी तरीके से क्वेश्चन जनरेट कराओ, उसे अपने लेवल ऑफ नॉलेज बता दो कि मुझे इस लेवल तक की नॉलेज है, मुझे इस लेवल तक के जो कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी प्लस बेसिस के क्वेश्चंस जो है वो जनरेट करके दे दो, और वो आपको प्रोवाइड करेगा, और उसको आप अटेम्प्ट करो, उसको आंसर्स दो, वो आपको बताएगा आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया। और एक चीज का ध्यान रखना, जो रिसोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल रहे हो सकता है उनमें भी कुछ मिस्टेक हो, तो हमेशा वेरीफाई करना जरूरी है, वैलिडेट करो हर चीज को कि वो सही है या नहीं। या तो 2 रिसोर्सेज ले लो या 3 रिसोर्सेज ले लो, ये नहीं कहूंगी कि हर एक रिसोर्स से गो थ्रू हो, बट एक चीज अगर आपको लगती है कि मैंने कहीं पढ़ी है और ऐसा नहीं होता, तो उसे जरूर वेरीफाई करो कि वो सही है या नहीं है। अब देखो, सबसे बड़ी बात है, लोगों को लगता है कि साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेंगे तो उनको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, क्योंकि ये बात मुझे मेरे एग्जाम में ही समझ में आई। जब मैं अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करी थी, मुझे ये चीज बहुत अच्छे से रियलाइज हुई थी कि अगर मैं डेफिनेशन याद कर लूंगी और बोल दूंगी कि भाई मेरे को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ जब तक मैं उसको सही तरीके से विजुअलाइज नहीं कर पाऊँ, ऑब्जर्व ना कर पाऊँ, अपने इन्वायरमेंट से उसे कनेक्ट ना कर पाऊँ, जब तक मुझे ये ना पता हो कि जो स्पेसिफिक टर्म मैंने पढ़ी है वो पूरे नेटवर्क में कहाँ आती है, क्या उसकी प्लेसमेंट होती है, या किस तरीके से वो उस नेटवर्क में अपना काम कर रही है, तब तक मैं ये चीज नहीं बोल सकती कि मुझे वो चीज आती है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछने लगूँ कि फायरवॉल क्या होता है, तो बेसिकली लोग क्या बोलते हैं कि फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और फिल्टर करता है, और इसमें पता है गलत कुछ भी नहीं है, बट ये इमेजिन कर लेना कि एग्जाम में भी आपको इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये सबसे गलत है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, वहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे आपको एक सिनेरियो में बैठा दिया जाता है कि आप ये एक एंटिटी हो और आपको इसके अकॉर्डिंग, अपने रोल के अकॉर्डिंग एक डिसीजन लेना है, और बेस्ट डिसीजन होना चाहिए, ऑप्टिमाइज्ड वन। और वो डिसीजन आपको इस तरीके से लेना है कि होता है ना कि अब से ये पैसे आपके हैं, इनको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है ये आपकी जिम्मेदारी है, उससे आपको प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि वो पैसा आपका, आप चाहोगे उससे प्रॉफिट कमाओ, जहां भी इन्वेस्ट करो, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो जितनी भी सेविंग बचाए
उनको प्रोटेक्ट किस तरीके से करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जस्ट लाइक दैट, अगर आपके पास कोई डेटा पुट ऑन करवा दिया जाता है, आपको उसका लीडर बना दिया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने का या उसको सही तरीके से यूटिलाइज करने का, तो ऑब्वियस सी बात है उसको यूज करने का या उसको प्रोटेक्ट करने की सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। एंड सबसे बेस्ट भी जो है, आप जब कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करना चाहते हो पहले तो उसकी डेफिनेशन देख लो, फिर उसका देखो कि उसकी वर्किंग क्या है। लेकिन एक चीज़ ये भी नोटिस करो कि वो पूरे नेटवर्क में कहाँ आता है, उससे कौन कौन से और जो टर्म्स है या फिर कौन कौन से अदर इक्विपमेंट्स बोलो आप या फिर अदर डिवाइसेस बोलो कनेक्ट हो रहे होते हैं, और वो किस तरीके से कभी वीकनेस बन सकता है, वल्नरेबिलिटी बन सकता है या फिर और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रोसेस है तो उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जा रहा है रियल इन्वायरमेंट में। अगर आपको कोई सिचुएशन चेंज करके दे दी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि फायरवॉल इस वाले इन्वायरमेंट में किस तरीके से वर्क कर रहा होगा, किस तरीके से वर्क नहीं करेगा। अगर मान लो एक नेटवर्क दिया बट फायरवॉल की जो प्लेसमेंट है वो आपको गलत दे दी है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे सही से वर्क नहीं करेगा, और जहाँ पे से वर्क करना चाहिए वहाँ पे कुछ ना कुछ वैसा हैपनिंग जरूर हो रही होगी। तो वो चीज़ आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि यहाँ पर फायरवॉल होना चाहिए था, इसकी वजह से यहाँ पे क्या क्या इशू हो सकता है। अब देखो सवाल आता है कि सिक्योरिटी प्लस ही क्यों। साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी प्लस को बिगनर फ्रेंडली फाउंडेशन सर्टिफिकेशन माना जाता है। ये आपको सिक्योरिटी के कोर कॉन्सेप्ट सिखाता है, जैसे थ्रेट अटैक, रिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी और इंसिडेंट रिस्पॉन्स। सबसे अच्छी बात ये है कि ये सर्टिफिकेशन वेंडर न्यूट्रल होता है, मतलब आप किसी एक कंपनी की टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड नहीं रहते। जो कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ सीखते हैं वो लगभग हर साइबर सिक्योरिटी रोल में काम आ जाते हैं। इसी वजह से सिक्योरिटी प्लस को साइबर सिक्योरिटी जर्नी स्टार्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट स्टेप माना जाता है बिगनर्स के लिए। चलिए एक बार फिर वीडियो की शुरुआत वाली वो जो सिचुएशन हमने इमेजिन की थी उसके बारे में थोड़ा सा याद कर लेते हैं, जिसमें अननोन लॉगिन, कॉम्प्रोमाइज्ड ईमेल अकाउंट, रैंसमवेयर अटैक। अब पता है सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर उस स्टूडेंट की जगह आप होते तो आप क्या काउंटर मेजर लेते हो उस मोमेंट पे। चलो अच्छा एक कंपैरिजन समझते हैं। सोचो आपको कल एक सर्जरी करवानी है, क्या आप अपनी सर्जरी किसी ऐसे इंसान से करवाना पसंद करोगे जिसने कोरोना के टाइम पे यूट्यूब पर कुछ सर्जरीज वीडियो देख ली। हाँ, मेरे हिसाब से आधे लोग तो बोल ही चुके होंगे कि नहीं ऐसे इंसान से फोन नहीं करवाएगा, मतलब जिनको मरने से डर नहीं लगता वो ऑफ कोर्स से बात है यार, करवा ही लोगे। खतरों के खिलाड़ी, राइट, डर के आगे जीत है। क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सर्जन पहले फंडामेंटल समझे, फिर ह्यूमन बॉडी को समझे, फिर एनाटॉमी समझे, डिजीज और ट्रीटमेंट समझे, और फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करे। उसके बाद ही वो ऑपरेशन थिएटर में एंटर करे और बहुत सारे उसके सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद कहीं जाके आप पर ऑपरेट करे। अदरवाइज उस पर तो ट्रस्ट आप बिल्कुल करोगे ही नहीं, जिसकी इमेज पूरे हॉस्पिटल में गिरी हुई हो, जिसको सब इंसान बोले इसके हाथ में तो केस जाता है और इंसान टपक ही जाता है। जस्ट लाइक दैट साइबर सिक्योरिटी भी काफी हद तक इसी सिनारियो को या फिर बोल सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। बाहर से देखने पर हैकिंग टूल्स और अटैक डेमोन्स्ट्रेशन बहुत एक्साइटिंग लगते हैं, लेकिन जब रियल सिस्टम या रियल डेटा या रियल ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी की बात आती है तब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेटवर्किंग, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर साइबर सिक्योरिटी खड़ी होती है, और इसी वजह से सिक्योरिटी प्लस डायरेक्ट एडवांस अटैक से स्टार्ट ही नहीं किया जाता। पहले फाउंडेशन बिल्ड किया जाता है ताकि आप किसी सिक्योरिटी इंसिडेंट को देखो तो आप सिर्फ सिम्टम्स ना देखो, उसके रूट कोज को भी समझ जाओ। अब थोड़ी सी बात करते हैं एग्जाम के बारे में, राइट। करंट सिक्योरिटी वर्जन है SY0701। एग्जाम ड्यूरेशन लगभग 90 मिनट्स का होता है, मैक्सिमम 90 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और पासिंग स्कोर होता है 750 आउट ऑफ 900। एंड पता है आपको प्रिपरेशन करते वक्त ये जो 750 पासिंग स्कोर है इससे ज्यादा क्यूरियोसिटी किस चीज की होती है कि पेपर में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, क्योंकि एग्जाम सिर्फ ट्रेडिशनल MCQ तक लिमिटेड ही नहीं है। आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन मिल सकते हैं, और फिर आते हैं PBQs, परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन। ये बिगिनर्स के लिए यूजुअली सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन माना जाता है, क्योंकि यहाँ फोकस सिर्फ आंसर आइडेंटिफाई करने पर नहीं होता, फोकस होता है कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में। मान लो आपको एक सिचुएशन दे दी गई, एक सिक्योरिटी इशू दिया गया है, अब एग्जाम देखना चाहता है कि आप उस सिचुएशन को किस तरीके से एनालाइज करोगे और किस लेवल तक का करेक्ट आंसर प्रोवाइड कर सकते हो। यानी कॉन्सेप्ट समझना और उसे अप्लाई करना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेरे एग्जाम के दौरान मैंने एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। मैंने पहले MCQ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और जो PBQs क्वेश्चन जो सबसे पहले आए हुए थे एग्जाम ओपन होते ही, वो मैंने रिव्यू की डिमांड करके बाद में अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं एक भी PBQs क्वेश्चन में स्टक हो गई मेरे MCQ भी नहीं होंगे और मेरे PBQs भी रह जाएंगे, और 750 पासिंग स्कोर मैं रीच ही नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने MCQ पहले किया, PBQs के लिए बाद में है। PBQs को मैंने सबसे एंड में परफॉर्म किया है, और ऐसा नहीं है कि अगर ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम कर गई तो सबके लिए यही काम करेगी। हर इंसान की अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है और उसके लिए शायद वो काम कर जाती है, बट बिगनर्स के लिए यही सबसे हेल्पफुल माना जाता है कि वो PBQs को एंड में परफॉर्म करें ताकि उनके पास टाइम ज्यादा हो। सिक्योरिटी प्लस SY0701 को 5 मेजर डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। इन डोमेन्स को आप साइबर सिक्योरिटी के 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स की तरह भी कह सकते हैं। डोमेन 1 जनरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। यहाँ हम सिक्योरिटी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझते हैं, जैसे CI ट्राइड हुई, सिक्योरिटी कंट्रोल्स हुए, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड मैनी मोर।
देन आता है हमारा डोमेन 2 थ्रेट वल्नरेबिलिटीज एंड मिटिगेशन। इस डोमेन में हम साइबर अटैक्स, मैलवेयर्स, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स, वल्नरेबिलिटी और उनसे बचने के मेथड्स के बारे में सीखते हैं। देन आता है हमारा डोमेन 3 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ये डोमेन सिक्योर नेटवर्क्स और सिस्टम डिजाइन करने पर फोकस करता है। यहाँ क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सेगमेंटेशन, सिक्योर प्रोटोकॉल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी कवर की जाती है। डोमेन 4 इज अबाउट सिक्योरिटी ऑपरेशंस। इस डोमेन में डे टू डे सिक्योरिटी एक्टिविटीज आती हैं, जैसे मॉनिटरिंग, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, डिजिटल फोरेंसिक, डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी। देन एट लास्ट हमारा डोमेन 5 आता है सिक्योरिटी प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करती है ये कवर किया जाता है। इसमें पॉलिसीज, कंप्लायंस, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग जैसे टॉपिक शामिल होते हैं। और इस सीरीज में हम इन 5 डोमेन्स को स्टेप बाय स्टेप रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि फाउंडेशनल टॉपिक है, जिसमें हम सिक्योरिटी कंट्रोल, सिक्योरिटी कैटेगरी, सिक्योरिटी टाइप सब के बारे में रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को माइंड में रखते हुए पढ़ेंगे। If you like the video, then like, comment and subscribe to the channel. Stay tuned for episode 2.